प्रसूति तंत्र पेपर फर्स्ट में 3rd नंबर चैप्टर पार्ट ए का गर्भ विज्ञान। तो गर्भ विज्ञान चैप्टर इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन भी इससे आया हुआ है, शॉर्ट भी आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पॉइंट टू पॉइंट हम लोग बात करेंगे अकॉर्डिंग टू सिलेबस। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं गर्भ की परिभाषा, जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ रखी है, इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वो फर्स्ट ईयर में आपने याद की थी तो आपको याद भी होगी, एक बार रिवाइज करेंगे। तो देखिए श्लोक फॉर्म में जिनको याद है वो श्लोक ही याद रखें, उसकी हिंदी तो लिख ही पाते होंगे। तो देखिए पहले चरक की बात करते हैं। तो शुक्र सोड़ी जीव संयोगे तू खलु कुच्छिगते गर्भ संज्ञा भवती। चरक शारीर का श्लोक है, मतलब शुक्र सोड़ी संयोगो तू खलु कुच्छिगते। कुच्छी मतलब होता है गर्भाशय, गर्भाशय में शुक्र और सोड़ित प्लस जीव का संयोग होता है, तो उसी को गर्भ की संज्ञा दी जाती है। दूसरा आचार्य सुश्रुत की बात करते हैं, तो उन्होंने बताया है शुक्र सोड़ित गर्भाशय स्तंभ, शुक्र सोड़ित गर्भाशय स्तंभ आत्म प्रकृति विकार सम्मूर्छते गर्भ इत उच्यते। सुश्रुत शारीर का श्लोक है। तो देखिए गर्भाशय में स्थित शुक्र सोड़ित जब आत्मा प्रकृति और विकार से सम्मूर्छित होते हैं तो उसे गर्भ कहा जाता है। इसमें आप ये जानिए कि आत्मा से आप लेंगे क्षेत्रज्ञ, प्रकृति अष्ट प्रकृति होती है जब, और विकार 16 विकार होते हैं। कौन से? तो पंच महाभूत होता है, एकादश इंद्रियां होती हैं। अष्ट प्रकृति आपको पता होगा, अव्यक्त महान अहंकार और पंच तन्मात्राएं होती हैं। तो ये आप चाहे सुश्रुत का याद रखें चाहे चरक का याद रखें, गर्भ की परिभाषा आपको याद रखनी। दूसरा सिलेबस का पॉइंट है गर्भ विधान विधि। तो देखिए गर्भाधान विधि क्या होता है, मेथड ऑफ कॉन्सेप्शन। तो गर्भाधान विधि के पूर्व कर्म क्या होते हैं? तो पहले ऋतु स्नान के पश्चात या बाद पति पत्नी को स्नेहन स्वेदन वमन विवेचन करवाना है। फिर शोधन के पश्चात उन्हें अनुवासन योमास्थापन बस्ती का प्रयोग करना है। फिर देखिए घृत से स्निग्ध साली चावल भात का प्रयोग पुरुष करेगा, और तैल स्निग्ध से स्त्री, मतलब तैल से बना हुआ चावल स्त्री प्रयोग करेगी। फिर देखिए सुखकारी सैया और सुगंधित सैया होनी चाहिए उस पर शयन करने के लिए। पुरुष जो होगा दक्षिण पैर राइट लेग लेके बिस्तर पर जाएगा सैया पर, और स्त्री लेफ्ट लेग से। गर्भाधान विधि में क्या करना है? तो सर्वप्रथम शरीर में हर्ष एवं मैथुन की इच्छा होने पर दोनों की इच्छा की सहमति से मैथुन करना, इंटरकोर्स करना चाहिए। पुरुष में शुक्र और स्त्री में सोड़ित का जब निषेचन फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो उसी को गर्भ उत्पत्ति होती है। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा बात की जाए तो अगर पुत्र की प्राप्ति की इच्छा है तो युग्म दिन में, जैसे कि 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे डेज में तो पुत्र प्राप्त होगा, और आयुग्म डेज मतलब ऑड नंबर में 5, 7, 9, 11, 13 तो पुत्री प्राप्त होगी। गर्भाव क्रांति की बात करते हैं। तो देखिए गर्भाव क्रांति ही होता है जिसके अंतर्गत गर्भ के घटक के अवतरण का वर्णन किया गया हो, उसे गर्भाव क्रांति के, जैसे सूर्य का निषेचन, आर्तो एवं शुक्र का संयोग, सत्व आत्मा एवं पंच महाभूत का गर्भ में अवतरण कर्म क्या है, तो ये सारी चीज़ें गर्भाव क्रांति के अंतर्गत आती हैं। देखिए गर्भ संभव सामग्री क्या होता है, गर्भ जो प्रीवियस ईयर में आया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गर्भ उत्पत्ति के आवश्यक घटक क्या होते हैं गर्भ संभव सामग्री? तो 4 होते हैं। देखिए ऋतु होता है, क्षेत्र होता है, अंबु होता है और बीज होता है। तो देखिए अगर ऋतु मतलब अनुकूल ऋतु समझिए, और क्षेत्र मतलब अच्छी ज़मीन और जल और अनाज, ये 4 चीज़ें होती हैं, तो इससे अंकुर की उत्पत्ति होती है। किसकी उत्पत्ति होती है? अंकुर की उत्पत्ति होती है। उसी प्रकार अगर आप गर्भ की उत्पत्ति, तो ऋतु से आपको समझना है ऋतु काल में संभोग करना है, ठीक है। और गर्भाशय, क्षेत्र मतलब गर्भाशय यूट्रस होता है, और अंबु रस रक्त आदि धातुओं से जो बच्चे का पोषण होगा वो अंबु हो गया। और स्त्री मतलब स्त्री का शुक्र, मतलब स्त्री का आर्तो और पुरुष का शुक्र, इनका संयोग। तो इन 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है जो गर्भ संभव सामग्री या गर्भ उत्पादक घटक होते हैं। अब बात करते हैं गर्भ के षड्भाव या गर्भ वृद्धिकर भाव। तो 6 भाव होते हैं। तो श्लोक फॉर्म में अगर याद हो तो याद रखिए, नहीं तो हिंदी याद रखेंगे आप। तंत्र गर्भाशय,
पित्तज मात्रज रसज आत्मज सत्वज एवं सात्मज जानी शरीर लक्षणानी। तो मात्रज पित्रज आत्मज सात्मज रसज और सत्वज, ये गर्भ के 6 भाव होते हैं, गर्भ वृद्धिकर भाव। तो इनमें से अगर कोई एक अकेले भाव अगर गर्भोत्पादि नहीं कर सकता है, इन 6 भाव के समुदाय से ही गर्भ उत्पन्न होता है। तो देखिए किस किस भाव से क्या मिलता है। तो देखिए पित्रज जो होता है कठिन भाव मिलते हैं, जैसे कि अस्थि नख दंत सिरा स्नायु धमनी हुआ। मात्रज मतलब मृदु भाव, रक्त मांस मेद मज्जा हृदय, ये सारी चीज़ों में रस से शरीर की वृद्धि, बल की वृद्धि होती है, वर्ण स्थिर होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। आत्मज जैसे इंद्रियां ज्ञान विज्ञान सुख दुख, ये सारी चीज़ें आत्मज होती हैं। सत्व जो होती है पवित्रता ईश्वर में आस्था और वेदों में रुचि। सात्मज होता है वीर तेज शक्ति ओज और आरोग्य मेधा। ठीक है। अब देखिए गर्भ पंचभौतिक होता है, तो देखिए गर्भ में पंचमहाभूत से बना होता है। तो आकाश क्या करता है, विवर्धन करता है। आपको याद होगा श्लोक, आकाश विवर्ती पृथ्वी संहनती जल क्लेदंती, अग्नि पाचन करती है और वायु विभाजन करती है। तो ये बात आपको याद है श्लोक का फॉर्म में, यहाँ मैंने हिंदी लिख के रखी है। आपको नहीं याद होगा तो आप हिंदी याद कर लेंगे। देखिए गर्भ की मासानुमासिक वृद्धि जो होती है, तो देखिए गर्भ की मासानुमासिक वृद्धि जो होती है वो आपको 12 मंथ तक यहाँ बताई गई है। तो आपको श्लोक फॉर्म में अगर याद है तो याद रखिएगा, वरना आप हिंदी आप देखिएगा। तो देखिए प्रथम मास होता है, तो आपको याद होना चाहिए तंत्र प्रथमो मासी कललम जायते, सुश्रुत 3/15। तो अगर आपको श्लोक याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप हिंदी देखेंगे। तो तंत्र प्रथम मास कललम, पहले मास में क्या होता है, शुक्र और सोड़ी के संयोग होने से प्रथम मास में जो गर्भ का स्वरूप होता है कलल मतलब बुद्बुदाकार होता है। ठीक है, पहले मास में आपको इतना याद रखना है, कलल बुद्बुदाकार। द्वितीय, तो देखिए द्वितीय में 1.5 इंच का हो जाता है लंबाई में बच्चा। और देखिए द्वितीय शीत उष्ण अनिल अभिपपच्यमाना नाम महाभूता नाम संगातो घना संजायते यद पिंडापो नाम स्त्री चेत पेशी नपुंसक चेत अर्बुदमेति। तो आप श्लोक याद रखे हैं तो अच्छी बात है, नहीं याद रखे हैं तो दूसरे महीने में शीत, अभी ऐसे याद करिए वात पित्त कफ। ठीक है, तो देखिए शीत से कफ आप लेंगे, ऊष्मा से पित्त लेंगे और अनिल से वात लेंगे। तो वात पित्त कफ से परिपक्व महाभूतों का संघात से गर्भ घन बन जाता है। ठीक है, और यदि वह गर्भपिंड होता है गोल होता है, ठीक है, तो वह पुत्र होता है। यदि वह पेशी होता है तो स्त्री होता है, और यदि वह अर्बुद होता है तो वो नपुंसक होता है। तो यही आपको श्लोक का फॉर्म में था, उसी की हिंदी हो गई। तृतीय मास में 3 इंच का बच्चा होता है, और श्लोक का फॉर्म में आपको याद है तो अच्छी बात है, रिवाइज कर लीजिए, वरना श्लोक याद कीजिए। तृतीय हस्तपाद शिर शाम पंच पिंडिका निर्वर्ते अंग प्रत्यंग विभागच्च सूक्ष्मो भवति। मतलब तृतीय महीने में 2 हाथ 2 पैर और सिर, तो ये एक हो गया है, 2 2 4 मतलब 5, तो इन्हें पंचपिंडिकाएँ निकल जाती हैं, उन्हीं को उनके अंग प्रत्यंग क्या होते हैं, उनके विभाग क्या होते हैं, सूक्ष्म दिखाई देने लगते हैं। चतुर्थ मास में 15 सेंटीमीटर का बच्चा होता है। इसमें क्या होता है, तो देखिए चतुर्थ में आपको एक और टर्म याद होना चाहिए, इस महीने में हृदय स्त्री क्या होती है, 2 हृदयनी होती है। तो देखिए चतुर्थ सर्व अंग प्रत्यंग विभागो प्रभक्तो भवती 2 हृदयम च नारी 2 हृदयनी माच्छते। तो यह आप श्लोक का फॉर्म में याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो हिंदी आप याद रखेंगे। चौथे महीने में संपूर्ण अंग प्रत्यंग विभाग पहले की अपेक्षा अधिक स्पष्ट होने लगते हैं यहाँ पे, और गर्भ जो होता है हृदय स्पष्ट होने से चेतना, गर्भ का जो हृदय होता है वो स्पष्ट होता है, तो उसमें चेतना धातु व्यक्त होती है, जिससे हृदय होने से गड़बड़ी के स्त्री को 2 हृदयनी कहा जाता है। ठीक है, तो एक बच्चे का हृदय होगा एक स्त्री का, इसलिए हृदय स्त्री को 2 हृदयनी कहा जाता है। 2 हृदयनी गर्भिणी जो होती है उसकी इच्छा पूर्ति करनी चाहिए, इच्छा पूर्ति, उसकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। इससे जो अगर अवहेलना करते हैं तो वो बच्चा क्या होगा, अस्वस्थ होगा, संतान की उत्पत्ति होगी, अस्वस्थ संतान की उत्पत्ति हो जाएगी। ठीक है, स्वस्थ नहीं होगा, इसलिए 2 हृदयनी स्त्री की इच्छा पूर्ति करनी चाहिए, जिससे स्वस्थ और दीर्घायु संतान की उत्पत्ति हो। अब देखिए 5वें महीने में, तो 5वें महीने में आप इस श्लोक का फॉर्म में अगर याद करें तो ठीक है, इसमें 23 सेंटीमीटर का बच्चा होता है लंबाई में और 500 ग्राम का हो जाता है। तो इस श्लोक का क्या है, पंचमें माह से प्रतिबुद्धि तरम भवती। ठीक है, 5वें महीने में मन अधिक प्रबुद्ध या संकोच जागृत हो जाता है। ठीक है, षष्ठे मतलब 1 फीट का बच्चा हो जाता है। षष्ठे बुद्धि मतलब 6ठे महीने में बुद्धि अधिक प्रवृत्त हो जाती है।
सप्तम मास में क्या होता है, तो देखिए सप्तम में 35 सेंटीमीटर का बच्चा होता है, 1.5 kg का। सप्तमे सर्व अंग प्रत्यंग विभागस प्रभक्तोतरा, मतलब सप्तमे माह में संपूर्ण अंग प्रत्यंग क्या होते हैं, विभाग अधिक स्पष्ट हो जाते हैं, और इसमें महीने में पैदा हुआ बालक जीवित रह जाता है। 7वें महीने का जीवित रहता है, लेकिन 8वें महीने का नहीं रहता। क्यों, वो रीजन यहाँ पता चलेगा। 50 सेंटीमीटर का बच्चा होता है। अष्टमे अस्थिर भवत ओजा, मतलब इसमें ओज अस्थिर होता है, कभी माता में होता है कभी बच्चे में होता है। तो अष्टे महीने में ओज अस्थिर चंचल होता है। भाई इस महीने में बालक पैदा होने पर नैऋत्य भाग के कारण तथा ओज के अस्थिर होने के कारण बालक जीवित नहीं रहता है। इस कारण नैऋत्य को मांस और भात चावल की बलि देनी चाहिए। ठीक है, इसलिए यहाँ पे भात और चावल की बलि देनी चाहिए। ठीक है, आप देखिए नवम दशम एकादशम द्वादशम में क्या होता है, तो देखिए नवा दशम एकादशम द्वादशम अन्यतम अस्मिन जायते अन्यथा अतातो अन्यथा विकारी भवति, मतलब 9, 10, 11, 12 महीने में अगर किसी भी महीने में गर्भ होता है तो स्वाभाविक प्रसव होता है, तो फिर वो स्वस्थ माना जाएगा। इसके बाद यदि प्रसव हो तो वो विकारी गर्भ समझा जाता है। तो ये हम लोगों का कंप्लीट हो गया 8 महीने का, वो भी क्या नाम है, गर्भ वृद्धि, मासानुमासिक गर्भ वृद्धि।